आप जिस स्कूल में पढ़ते थे, क्या आपको ये पढ़ाया गया कि पैसों को मैनेज कैसे करते हैं? आप अकेले नहीं हैं, हम में से ज्यादातर लोग। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैंने मैथ्स और फिजिक्स से ग्रेजुएशन किया। तो मैथ और फिजिक्स में बहुत बड़े बड़े इक्वेशन सॉल्व करना, अलग अलग प्रिंसिपल, लॉ, इनके बारे में पढ़ना, बहुत सारी चीजें डिराइव करना, इन सब चीजों के बारे में सीखा। उसके बाद मैंने फाइनेंस में एमबीए किया। उसमें भी अलग अलग इंस्टीट्यूट्स कैसे काम करते हैं, कैसे अकाउंटिंग देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे देखते हैं, और मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ाई गई। जब ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही थी तो हमेशा ये समझ में आता था कि ये चीजें हम सीखेंगे और सीखने के बाद हम पैसे कमाएंगे। पैसे कैसे कमाए जाएंगे ये तो कई जगहों पर बताया गया कि हमें मेहनत करनी है। कभी ये नहीं बताया गया कि पैसे को मैनेज कैसे करना है, पैसा काम कैसे करता है, जो फाइनेंशियल नॉलेज होती है, पैसे को सेव कैसे करते हैं, इन्वेस्ट कैसे करते हैं, ये कभी नहीं बताया गया। जब एमबीए की क्लासेस में डिटेल में नहीं बताया गया, जब फाइनेंस, जो मैं एमबीए फाइनेंस में हूं, मुझे नहीं बताया गया। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं बताया गया होगा। और जितने भी मेरे लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, दोस्त हैं सर्कल में, उनमें से ज्यादातर लोगों को नहीं बताया गया। तो जब स्कूल्स में ये चीजें नहीं बताई जाती है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम इन चीजों के बारे में सीखें और समझें। और फिर हम क्या करते हैं, हम वीडियोस देखना स्टार्ट करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के टिप्स और ट्रिक्स, इन सब चीजों के बारे में देखते हैं, समझते हैं। फिर बहुत सारा हो जाता है, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। फिर हम उन सब चीजों से, फाइनेंशियल एजुकेशन से निकल के हम अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं कि हमें कोई टिप मिल जाए और कहां पर हम शेयर मार्केट में पैसे लगा दें, कहां से पैसे बनाने लगे। ये पूरा का पूरा गेम ही चेंज हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम जो बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज होती है, जो सबके लिए जरूरी है, चाहे वो एक यंगस्टर हो, चाहे एक प्रोफेशनल हो, या आप अपने एज में लेटर 50s या लेटर 40s में है, हम सबको जरूरत है। उसके बारे में इस वीडियो में मैं आज बताने की और समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली चीज है कि हमारा जो क्रेडिट स्कोर होता है, जिसको हम लोग सिविल स्कोर अक्सर बोल देते हैं, हालांकि सिविल एक कंपनी का नाम है, सिविल और क्रेडिट स्कोर अलग अलग होता है। सिविल के अलावा कई सारी कंपनीज हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर देती है और मैनेज करती है। ये कैसे मैनेज होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि हम सारे लोग अपना सिविल स्कोर या क्रेडिट स्कोर चेक करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ये हमारा स्कोर बना कैसे, या हम इस स्कोर को बेटर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जितनी भी ये क्रेडिट एजेंसीज हैं जो स्कोर देती हैं, जैसे सिविल से फॉर एग्जांपल लें, ये साल भर में एक बार आपको अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में देखने का मौका देती है। तो किसी को भी इससे चूकना नहीं चाहिए। आप इनके वेबसाइट्स पर जाइए, अपना अकाउंट बनाइए, और एक बार साल भर में अगर आप चेक करते हैं तो फ्री में, मुफ्त में आप अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं। उससे आपको यह पता चलेगा कि आपका कितना क्रेडिट स्कोर है। और क्रेडिट स्कोर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हैं, उसकी लिमिट आपको कितनी मिल रही है, किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है। जब आप कोई लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, किस इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है, कि कितना अमाउंट आपका सैंक्शन होगा, कितना अमाउंट आपका सैंक्शन नहीं होगा। ये सारी चीजें आपके क्रेडिट स्कोर पर डिपेंड करती है। अब क्रेडिट स्कोर आपने देख लिया, तो इसे हम बढ़ा कैसे कर सकते हैं? जो सबसे पहली चीज है वो है आपकी पेमेंट हिस्ट्री। जो आपका क्रेडिट कार्ड है या जो आपका लोन है, उसकी जो ईएमआईज है, क्या आप उसको विदाउट फेल हर बार हर महीने पे कर रहे हैं? तो हर बार हर महीने पे करना आपके क्रेडिट स्कोर को बढ़ाता है। अगर एक बार भी आपका ईएमआई बाउंस होता है, आपके क्रेडिट स्कोर पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट डालता है। दूसरी चीज, आपने लिमिट कितनी यूटिलाइज की है। अब लोन में तो आपको पूरा का पूरा लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आपने कोई क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है या आपके पास कोई ओडी है, उसकी एक लिमिट होती है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, डिपेंडिंग कि किस तरीके का क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उसकी कितनी लिमिट आप यूटिलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक 2 लाख रुपए की लिमिट का क्रेडिट कार्ड है और हमेशा आप 2 लाख रुपए यूटिलाइज करते हैं हर महीने, फिर भले ही आप पूरा का पूरा पे कर देते हैं, फिर भी ये आपके लिए नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। आइडियली आपकी जो क्रेडिट लिमिट है उसका 30 to 35%
आइडियल होता है उतना यूटिलाइज आपको करना चाहिए। अगर आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट 1 लाख रुपए है तो 30 से 35 हजार रुपए ही आपको यूटिलाइज करना चाहिए, बाकी यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि क्रेडिट एज कितना है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि हमारे पास पुराने क्रेडिट कार्ड होते हैं, हम उनको फेंक देते हैं, खत्म कर देते हैं। आपने पहला लोन कब लिया था, उसकी हिस्ट्री क्या है। जितना पुराना आपका क्रेडिट हिस्ट्री होगा उतना बेटर आपका स्कोर होगा। अगर आपने अभी तुरंत स्टार्ट किया है क्रेडिट, मतलब कोई लोन लिया या कुछ लिया, तो हमेशा आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा। और अगर आपने कभी भी नहीं लिया है तो आपका क्रेडिट स्कोर 0 होगा। क्या 0 स्कोर जिनको होता है उनको लोन मिलता नहीं है? मिलता है, बट आपका इंटरेस्ट रेट हमेशा ज्यादा होगा बनिस्बत उसके जिसने पहले से लोन लिया हुआ है 50,000 रुपए का ही, और उसने पूरी पेमेंट ईमानदारी से सही समय पे ढंग से करी हुई है। इसके बाद आता है क्रेडिट मिक्स। आपने जो लोन लिए हैं, जो भी आपके क्रेडिट चल रहे हैं, वो ऐसा तो नहीं कि आपने केवल पर्सनल लोन पर पर्सनल लोन उठाए हुए हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर खराब होगा। अगर आपके पास 3 लोन है, तीनों पर्सनल लोन है या तीनों क्रेडिट कार्ड है, तो आपका क्रेडिट स्कोर पे ये नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। लेकिन अगर आपके पास 3 लोन है, इसमें से एक होम लोन है, एक क्रेडिट कार्ड है, एक पर्सनल लोन है, तो ये आपके जो आपका क्रेडिट स्कोर है उस पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। आखिरी पॉइंट है क्रेडिट स्कोर के लिए, जब आपको लोन लेना है या जब आपको कोई नई क्रेडिट लेनी है, नया कार्ड लेना है, आप कितनी जगह पर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने एक लोन के लिए 10 अलग अलग जगह पर अप्लाई किया, भले उसमें से कुछ जगहों पर आपका सैंक्शन नहीं हुआ, कुछ जगह पर रिजेक्ट हो गया, कुछ जगह पर अप्रूव हो गया, लेकिन आपके ये क्रेडिट कार्ड पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। इसलिए हमेशा मिनिमम इंक्वायरी करनी चाहिए अपने लोन की। अगर आपको लोन की जरूरत है तो बैंक में आपका अकाउंट है, वहां पर पहले बात करिए, उससे सारी चीजें बात करिए, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए फॉर्मली अप्लाई करिए। आपका जो पैन नंबर है उससे जब वो हिट करते हैं आपका क्रेडिट स्कोर देखने के लिए, वो हार्ड इंक्वायरी में आती है। जितनी बार हार्ड इंक्वायरी क्रेडिट कार्ड स्कोर देखने के लिए आपका होने वाला है, आपका क्रेडिट स्कोर उतना कम होता जाएगा। तो क्रेडिट स्कोर पहली चीज हो गई जिसके बारे में आपको जानना और समझना चाहिए। दूसरा है बजटिंग। हम सबको पैसे कमाने और उसको कैसे शेयर मार्केट में पैसे डालने हैं, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, इसके बारे में इधर उधर से टिप मिल जाती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें सिखाया नहीं जाता है, वो है बजटिंग। बहुत सिंपल सा रूल है इसका, वो हम सबको फॉलो करना चाहिए। 50-30-20 का रूल। जो आपका टोटल इनकम है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करिए। 50% अपने नीड्स के लिए, मतलब जो आपकी इसेंशियल चीजें हैं जैसे फूड, राशन, रेंट, इन चीजों के लिए आपकी इनकम का 50% जाना चाहिए। उसके बाद 30% जो है वो अमाउंट आपकी लाइफ को अपग्रेड करने में जाना चाहिए। जैसे आपको कहीं घूमने जाना है, आपको कोई फोन लेना है, आपको कुछ मौज मस्ती करनी है, बाहर खाना खाने जाना है, ये सारी चीजें आपकी इनकम के 30% के ब्रैकेट में होनी चाहिए। जब आपको फोन लेने की जरूरत लग रही है, आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपनी सैलरी का उसी 30% में से कुछ अमाउंट सेव करके रखिए, 2 महीने 3 महीने। उसके बाद उसको आप फोन परचेज करने, घूमने जाने के लिए एलोकेट कर लीजिए। और 20% ये जब भी आपका इनकम आता है, सैलरी आती है या जो भी आपके इनकम के सोर्सेस हैं, जब भी पैसा आता है उसका 20%, 20% निकालकर आपको इन्वेस्टमेंट और सेविंग में डाल देना। वेट नहीं करना है कि बाद में महीने के आखिरी में जितने पैसे बचेंगे उतना मैं इन्वेस्ट करूंगा। आपको स्टार्टिंग में ही वो पैसे निकालकर डाल देने हैं इन्वेस्टमेंट और सेविंग। अपनी एक्सपेंसेस को एक एक्सेल शीट पर या बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं उसमें ट्रैक करिए। मैं एक्सेल शीट यूज करता हूं। उसमें देखिए कि कौन सी चीजें अननेसेसरी है जिसको आप कम कर सकते हैं। किस महीने किस हेड में ज्यादा नीड में कहीं 50% से ज्यादा अगर हो गया तो उसे आपको कंट्रोल करना है। अगर आपके वांट वाले सेक्शन में 30% वाले सेक्शन में वो 30% से ज्यादा किसी महीने जा रहा है तो उसे आपको कंट्रोल करना है। देखना है कि कहां पर कंट्रोल किया जा सकता है और इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करिए। मैनुअल विल पावर पे, इच्छा शक्ति पर मत छोड़िए। हमारी इच्छा शक्ति, हमारा विल पावर कमजोर होता है। अगला मनी टिप है कि हम सबको अपना इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड जब मैं बोलता हूं तो इसके साथ 2 चीजें बाय डिफॉल्ट आ जाती है। एक अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना, आपके घर में जितने मेंबर हैं सबका हेल्थ इंश्योरेंस लेना।
सबसे बेहतर होता है कि आप कोई फैमिली फ्लोटर ले लीजिए। कितने अमाउंट का लीजिए? नॉर्मली 5 से 7 लाख रुपए का तो मिनिमम आपको लेना ही चाहिए। अगर आप उसे ज्यादा का अफोर्ड कर सकते हैं तो ज्यादा का लीजिए। और अगर आपके पेरेंट्स हैं, उनका भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा अलग रखिए और अपना और बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा अलग रखिए। ये आपको इकोनॉमिकल पड़ेगा, मतलब सस्ता पड़ेगा। फैमिली फ्लोटर में अपने पेरेंट्स को, क्योंकि नॉर्मली उनकी एज ज्यादा हो जाती है, तो उनको भी नहीं करना है। दूसरा, आपको टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना है। टर्म इंश्योरेंस में कोई भी सेविंग स्कीम, एन्युटी प्लान, कोई इधर उधर के चक्करों में प्योर टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है। कितना? जितना आपका ईयरली इनकम है उसका कम से कम 2 से 2.5 गुना। अगर आप उससे ज्यादा का अफोर्ड कर सकते हैं तो उससे ज्यादा का। अगर आपकी ईयरली इनकम से फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए है तो कम से कम आपको 50 लाख रुपए का तो टर्म इंश्योरेंस लेना ही चाहिए। सबसे आइडियल कंडीशन होता है कि अपनी ईयरली इनकम का 15 to 20 टाइम्स, मतलब अगर आपकी इनकम 10 लाख रुपए है तो 1.5 से 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। जितनी जल्दी आप ले लेंगे उतना बेहतर रहेगा। तीसरी चीज है इमरजेंसी फंड बनाना। इमरजेंसी फंड हम सबको बना के रखना चाहिए। कितने अमाउंट का? जो आपका मंथली इनकम है उसका नॉर्मली 3 to 6 टाइम्स, मतलब 3 या 6 महीने का अगर आप बनाएंगे तो सबसे बेहतर रहता है। ये जो आपका इमरजेंसी फंड है उसको किसी लिक्विड फंड में डाल दीजिए, लिक्विड म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए, किसी अच्छे एफडी में डाल दीजिए जो सेम डे आप तोड़ सकते हैं, कहीं पर भी ऐसा, लेकिन इमरजेंसी फंड जरूर बनाना है। ये आपके कभी एडिशनल मेडिकल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, कभी जॉब चली जाएगी, कुछ भी इस तरीके के इश्यूज होंगे, उसमें आपको हेल्प करेगा। अगला पॉइंट है कि हमें अपने पैसे को काम पर लगाना है। पैसे को सेविंग अकाउंट में रखना नहीं है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करिए। सेविंग अकाउंट में रखना, एफडी में रखना, ये आज के समय में समझदारी नहीं है। आज के समय में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आप चाहें तो पैसे को आरडी में, पैसे को अपने नॉर्मल सेविंग अकाउंट में पड़ा मत रहने दीजिए। अगला पॉइंट है, हमें अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग अभी से करनी है। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि रिटायरमेंट की प्लानिंग इतनी जल्दी, अरे रिटायरमेंट की प्लानिंग के लिए तो बहुत समय पड़ा है, अभी तो मैं 20 साल का हूं, 25 साल का हूं। नहीं, यही सही समय है आपको अपने रिटायरमेंट को प्लान करने के लिए। और रियलिस्टिक गोल बनाइए। ऐसा गोल मत बनाइए कि मुझे 30 साल में रिटायर होना है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, ऐसा प्लान बना लेंगे कि मुझे 30 साल में रिटायर होना है, 35 साल में रिटायर होना है, और फिर इतनी सेविंग उसके लिए करनी है। फिर वो कर नहीं पाते और फिर उनका टूट जाता है, वो रिदम टूट जाता है, वो कंसिस्टेंसी टूट जाती है। प्रैक्टिकल गोल बनाइए। आपको अपना रिटायरमेंट 55 साल के आसपास रखना चाहिए कि 55 साल में मुझे रिटायर होना है। उस हिसाब से आपको कितने रिटायरमेंट के लिए पैसे चाहिए उसको कैलकुलेट करिए। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पीपीएफ यूज कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब बेहतरीन ऑप्शन है। पीपीएफ यूज कर सकते हैं, ईपीएफ यूज कर सकते हैं, एनपीएस यूज कर सकते हैं। ये सारे ठीक है, मतलब ये इसमें से कोई भी आप स्कीम ले लीजिए, लेकिन रिटायरमेंट प्लान आप अपनी अर्ली एज से करिए। छोटा सा पैसा डालना उसमें स्टार्ट करिए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए डालना स्टार्ट करिए। लेकिन जितनी जल्दी आप स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट आपका उतना स्मूथ होगा। लास्ट मोमेंट पे, लास्ट टाइम पे आपको इश्यूज नहीं आएंगे। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए थंब रूल क्या है कि अगर आप 30 साल के हैं तो 30 साल तक आपकी जो एनुअल सैलरी है लगभग उतनी सेविंग हो जानी चाहिए, उतने का रिटायरमेंट प्लान आपको बनाना चाहिए। अगर आप 40 साल के हैं तो 3 गुना अपनी एनुअल सैलरी जो है उसका 3 टाइम्स आपको रिटायरमेंट फंड में डाल के रखना चाहिए, या उतनी सेविंग आपको करनी चाहिए। और अगर आप 50 साल के आसपास हो गए हैं तो अपनी एनुअल सैलरी का 6 टाइम इतना अगर आप रिटायरमेंट फंड के लिए बचाते हैं तो ठीक ठाक होता है। हालांकि सबके अपने अपने खर्चे हैं, अपने अपने जीने के तरीके हैं, अपने अपने लाइफस्टाइल है, उस हिसाब से इसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट में एक बारी क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या सीखा। मैंने वो पॉइंटर्स भी बना लिए हैं तो मैं एक बारी पढ़ के भी आपको बता देता हूं। सबसे पहले, मेंटेन स्ट्रॉन्ग क्रेडिट कार्ड, मेंटेन स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, उससे आपको लोन मिलने में, डेब्ट मैनेजमेंट में बहुत आसानी होती है। कभी भी इमरजेंसी में आपको जरूरत पड़ती है तो आपको बेहतर, तो अपना क्रेडिट स्कोर हमेशा बहुत अच्छा रखना चाहिए। दूसरा, आपको अपना बजट बनाना है 50-30-20 के मेथड पे, और उस एक्सपेंस शीट बनानी है, उसे ट्रैक करना है और अकॉर्डिंगली मैनेज करना है। तीसरा, एक आपको इमरजेंसी फंड बनाना है, उसमें टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड तीनों चीज आ जाती है, ये आपको बना के जरूर रखना है।
उसके बाद आपको सेविंग पे आना है, उसके बाद आपको इन्वेस्टमेंट पे आना है, उसके बाद आपको अपने पैसे को काम पर लगाना है, उसके बाद बड़ी चीजों के बारे में सोचना है, बड़े गेम के बारे में सोचना है। और लास्ट पॉइंट था, रिटायर होने के लिए लास्ट टाइम का, आखिरी समय का इंतजार मत करिए। रिटायर होने के लिए अभी से तैयार होना स्टार्ट हो जाइए, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी में वैल्यू जरूर ऐड करेगा, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में थोड़ा वैल्यू ऐड कर रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिए, और मुझे ये बताइए कि आप कौन सी हैबिट इसमें से पहले से अपना रहे हैं और कौन सी चीजें नई अपनाने जा रहे हैं। दोस्तों अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।